14 मार्च के दिन का क्या इत्तेफाक है। दुनिया के 3 बड़े वैज्ञानिक 14 मार्च की घटना से जुड़े हैं। पहला 14 मार्च 1879 अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म। 14 मार्च 1883 जर्मन दार्शनिक, सामाजिक वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स का निधन। और 14 मार्च 2018 महानतम वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन। ये 14 मार्च की घटना से जुड़ता है और ये तीनों एक तरह से यहां पर आपको दिखाई देंगे। कार्ल मार्क्स, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग। जानते हैं संक्षेप में इनके बारे में जानने से वैज्ञानिक दर्शन का विकास होता है। सभी को जानना चाहिए इन तीनों के बारे में संक्षेप में कि आखिर दुनिया इन तीनों का लोहा क्यों मानती है। सबसे पहले मार्क्स के 4 विचार जो आज भी जिंदा हैं। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? कार्ल मार्क्स कब के चले गए, लेकिन वो 4 विचार आज भी, उनके जो 4 थॉट हैं, आज जिंदा हैं और हमारे बीच में उनका असर है। पहला जो विचार जो है राजनीतिक कार्यक्रम। जानिए मार्क्स का राजनीतिक कार्यक्रम। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और अपने अन्य लेखों में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की है और बताया है कि कैसे अंततः संघर्ष में सर्वहारा वर्ग पूरी दुनिया में बुजुर्गा वर्ग को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लेगा। ये आज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूंजीवादी समाज की बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध उनका जो मार्क्स का वर्क है दास कैपिटल। इसमें उन्होंने अपने इन विचारों को बहुत ही फैक्चुअल और वैज्ञानिक तरीके से एनालाइज किया है। ये पहला है राजनीतिक कार्यक्रम। अपने प्रतिष्ठित जीवनी लेखक ब्रिटेन के फ्रांसिस वीन कहते हैं मार्क्स ने उस सर्वग्राही पूंजीवाद के खिलाफ दार्शनिक तरीके से तर्क रखे जिसने पूरी मानव सभ्यता को गुलाम बना लिया। 20वीं शताब्दी में मजदूरों ने रूस, चीन, क्यूबा और अन्य देशों में शासन करने वालों को उखाड़ फेंका और निजी संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ब्रिटेन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जर्मनी के इतिहासकार अल्ब्रेक्ट रिसल कहते हैं भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के पहले आलोचक थे। मार्क्स पहले आलोचक थे। उन्होंने दुनिया में बढ़ती गैर बराबरी के प्रति चेतावनी दी थी। 2007-8 में जो वैश्विक मंदी आई थी उनके विचारों को प्रासंगिक बना दिया और पुनः यह वैश्विक मंदी पूरे विश्व स्तर पर छा रही है। इसलिए कार्ल मार्क्स के विचार इंपॉर्टेंट है। और इसी संदर्भ में हम समझते हैं मंदी का बार बार आना मार्क्स से कैसे जुड़ता है। पूंजीवाद के पिता एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इस बुक से उलट मार्क्स का मानना था कि बाजार को चलाने में किसी अदृश्य शक्ति की भूमिका नहीं होती, बल्कि वो कहते हैं कि मंदी का बार बार आना तय है। ये मार्क्स का कहना है और इसका कारण पूंजीवाद में ही निहित है। आज विश्व मंदी का सामना कर रहा है। अल्ब्रेक्ट के अनुसार मार्क्स का विचार था पूंजीवाद के पूरी तरह खत्म होने तक बार बार मंदी आता रहेगा। 1929 में शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया और इसके बाद आने वाले झटके 2007-2008 के चरम तक पहुंच गए। आज पुनः मंदी के दौर से रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में विश्व मंदी के दौर में पहुंच चुका है, जब दुनिया का वित्त बाजार अभूतपूर्व से संकट में आ गया था। विशेषज्ञ कहते हैं हालांकि इन संकटों का असर भारी उद्योगों की जगह वित्तीय क्षेत्र पर अधिक पड़ा। मार्क्स का जो तीसरा विचार जो आज भी प्रासंगिक है वो क्या है? अकूत मुनाफा और एकाधिकार यानी मोनोपोली।
मार्क्स के सिद्धांत का यह पहलू है अतिरिक्त मूल्य, यानी कि सरप्लस वैल्यू। सभी लोगों ने पढ़ा होगा यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यह वो मूल्य है जो एक मजदूर अपनी मजदूरी के अलावा पैदा करता है। मार्क्स के अनुसार समस्या यह है कि उत्पादन के साधनों के मालिक इस अतिरिक्त मूल्य को ले लेते हैं और सर्वहारा वर्ग की कीमत पर अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने में जुट जाते हैं। तो ये एक है जो इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह पूंजी का एक जगह और कुछ चंद हाथों में केंद्रित होती जाती है और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है और मजदूरी में गिरावट आती है। इसे आज भी देखा जा सकता है। ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के एक हालिया विश्लेषण में यह बात सामने आया है। पिछले 2 दशकों में अमेरिका जैसे देशों में मजदूरों का वेतन स्थिर हो गया है, जबकि अधिकारियों के वेतन में 40 से 110 गुना की वृद्धि हो गई है। ये भारत के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। भूमंडलीकरण और गैर बराबरी। अब ये समझिए, भूमंडलीकरण कहते हैं ग्लोबलाइजेशन को, और गैर बराबरी मतलब बराबर है नहीं। मार्क्स के जीवनी लेखक फ्रांसिस वीन कहते हैं पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदता है। मार्क्स की ये बात गलत है, बल्कि इससे उलट ही हुआ। साम्यवाद खत्म हुआ तो दूसरी तरफ पूंजीवादी सर्वव्यापी हुआ है। लेकिन पेरिस विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर और मार्क्सवादी विचारक जैक्स रैंसियर का कहना है कि चीनी क्रांति की वजह से आजाद हुए शोषित और गरीब मजदूरों को आत्महत्या की कगार पर ला खड़ा किया गया है ताकि पश्चिम सुख सुविधा में रह सके, जबकि चीन के पैसे से अमेरिका जिंदा है। भले ही मार्क्स भविष्यवाणी में असफल हो गए हों, क्योंकि पूंजीवाद आज भी कायम है, साम्यवाद नहीं आ सका, लेकिन पूंजीवाद के वैश्वीकरण की आलोचना करने में उन्होंने जरा भी गलती नहीं की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवाद के वैश्वीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता का मुख्य कारण है। 20वीं और 21वीं शताब्दी के वित्तीय संकटों ने ऐसा दिखाया है। यही कारण है कि ग्लोबलाइजेशन की समस्याओं पर मौजूदा बहस में मार्क्सवाद का बार बार जिक्र आता है। सामान्य परिचय की अगर बात करें कार्ल मार्क्स का, तो जन्म प्रशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में 5 मई 1818 को हुआ। मार्क्स के पिता एक वकील और प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिम्नेजियम में पूरी हुई। बोन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त की। बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन और इतिहास पढ़ा। जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि की। डॉक्टर कार्ल मार्क्स हेगल के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक एक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति और असंतोष का सबसे बड़ा कारण गरीबों और अमीरों के मध्य का वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट ही है। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार की प्रथा का अंत किया जाना चाहिए। मार्क्स का मत था कि सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए, और यदि इससे बदलाव न हो तो सशस्त्र क्रांति की जानी चाहिए। वर्गहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य था। क्लासलेस सोसाइटी। 1867 में मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल पब्लिश हुआ। इसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी भी उनकी पुस्तक है। वर्ष 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। और अब आपको बताते हैं इस महान महानुभाव के बारे में। चेहरे से सभी लोग जानते हैं, ये हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879, 18 अप्रैल 1955, ये इनका जीवन काल। आज उनका जन्मदिन है। एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² के लिए जाने जाते हैं।
उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर सापेक्षता सिद्धांत की बात करें, जानना चाहिए क्योंकि कम उम्र में ही इसको पढ़ाया जाता है स्कूलों में। 20वीं सदी की शुरुआत में भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित सापेक्षता का सिद्धांत हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। हालांकि आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता की अवधारणा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की गति स्थिर होती है, यानी कि मोशन ऑफ लाइट वहां पर स्टैटिक होता है, कांस्टेंट होता है, और गति की एक पूर्ण भौतिकी सीमा भी होती है। यदि किसी व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि हमारी गति प्रकाश की गति से काफी कम है। सापेक्षता के सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से एक वस्तु धीमी गति और कम दूरी से गति करती है। आइंस्टीन का समीकरण E=mc² भी दिया था, जिसके माध्यम से द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता का पता लगाया जा सकता है। एक क्वेश्चन इसी पर सेट किया जाता है, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन है सापेक्षता के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए, दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, तीसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या के लिए, और डी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध स्थापित करने के लिए। अब बताइए उनके लिए नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए आइंस्टीन को मिला था? और सही उत्तर है प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। इस कार्य के लिए ही 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइंस्टीन ने प्रदर्शित किया कि जो द्रव्यमान है, मास है, वो ऊर्जा के समतुल्य होता है, चाहे वो किसी रूप में क्यों न हो। आइंस्टीन के अनुसार E=mc²। ये पियानो एवं वायलिन बजाने में निपुण थे। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय इन्होंने दिया था। और ये तीसरे वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, इनका हाल ही में डेथ हो गया था। सेलिब्रिटी और आधुनिक विज्ञान के पोस्टर बॉय, अथक योद्धा और कभी हार न मानने वाले तथा सृष्टि सृजन के रहस्य को आसान बनाने वाले, ब्रह्मांड के रहस्य की खोज इन्होंने करना चाहा। जाने माने इंग्लैंड के वैज्ञानिक, विज्ञानी और कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग का 14 मार्च को कैम्ब्रिज में निधन हो गया। 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में जन्मे स्टीफन हॉकिंग ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 76 वर्ष का भरपूर और विविधता से जीवन भरा समय बिताया। ऐसे वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय रहस्यों पर से पर्दा उठाया उन्होंने, जिसके बारे में बहुत पहले अधिक जानकारी नहीं थी। लाइलाज बीमारी से मौत हुई, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं। 21 साल की आयु में जब पता चला कि स्टीफन हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन डिजीज, एमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं इसको, और जीवन 2 साल से अधिक नहीं, तो भी उन्होंने हार नहीं मानी। 2 साल से अधिक नहीं जिएंगे, लेकिन देखिए शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी 55 साल वो जीकर बता दिया, जिजीविषा प्रबल है तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। गंभीर बीमारी होने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और कई चौंकाने वाले शोध दुनिया के सामने रखे। वे व्हीलचेयर के सहारे चल पाते थे और एक बेहद आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ते थे। मस्तिष्क को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी भाग काम नहीं कर पाता था, इसलिए वो हमेशा एक विशेष प्रकार की व्हीलचेयर पर कंप्यूटर और अन्य गैजेट्स के जरिए अपने विचार रखते थे। स्टीफन हॉकिंग की आवाज सीधे उनके मुंह से नहीं, बल्कि उनके व्हीलचेयर पर लगे कंप्यूटर के स्पीच सिंथेसाइजर से सुनाई देती थी। यह इंपॉर्टेंट बात है। एक नजर में स्टीफन हॉकिंग के बारे में, प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड के निदेशक हॉकिंग को आइंस्टीन के बाद
सबसे विद्वान भौतिक शास्त्री के रूप में जाना जाता है। हॉकिंग ने 1965 में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्सेस विषय पर पीएचडी की। 74 में केवल 32 साल की आयु में स्टीफन हॉकिंग प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले विश्व के सबसे कम आयु के व्यक्ति बने स्टीफन हॉकिंग। 2003 में उन्हें फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार, 2006 में कोपले मेडल और 2009 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। 2014 में हॉकिंग की प्रेरक जिंदगी पर आधारित ऑस्कर विजेता फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग रिलीज हुई। और यह इंपॉर्टेंट बात है, आइंस्टीन से तुलना सही नहीं, यह बात इंपॉर्टेंट है। लोग तुलना करते हैं स्टीफन हॉकिंग की आइंस्टीन से। कुछ जानकारों का मानना है स्टीफन हॉकिंग को अपने युग का आइंस्टीन कहना ठीक नहीं। आइंस्टीन का दौर प्रयोगों के दौरान मिली सफलताओं को समझने के क्रम में सृष्टि को देखने का एक नया नजरिया विकसित करने का था। वहीं पर स्टीफन हॉकिंग का दौर प्रयोगों के ठहराव से उपजी भौतिकी की सबसे बड़ी विभ्रांतियों और उलझाओं का था। यह स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बदलनी शुरू हुई है तथा सूक्ष्म और विराट दोनों ही स्तरों के निश्चयात्मक प्रेक्षण आने शुरू हो गए। स्टीफन हॉकिंग का अपना एक अलग क्लास है और एक धारणा उन्हें वैज्ञानिक के बजाय एक विज्ञान प्रचारक के रूप में देखती है। 1966 में गणितज्ञ रोजर पेनरोज के साथ मिलकर ब्लैक होल्स पर अपने गणितीय काम की शुरुआत करने से लेकर 1990 के दशक के मध्य तक स्टीफन हॉकिंग गणित और क्वांटम फिजिक्स की संधि पर गंभीरतम काम में जुटे रहे। उनकी प्रमुख जो बुक है 1988 में चर्चा में आए जब उनकी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम मार्केट में आई। नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। यह 243 सप्ताह तक लगातार बेस्ट सेलर बुक बनी और गिनीज बुक में शामिल हुई। गिनीज बुक में 40 भाषाओं में उपलब्ध है, इसीलिए गिनीज बुक में आया। उनकी इस पुस्तक की 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। इसे दुनिया भर में साइंस से जुड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक माना गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अलावा उन्होंने द ग्रैंड डिजाइन, यूनिवर्स इन नटसेल, माय ब्रीफ हिस्ट्री, अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसी कई पुस्तकें लिखी। और ब्लैक होल्स का भी उन्होंने एक सिद्धांत दिया स्टीफन हॉकिंस ने। सबसे प्रमुख उपलब्धियों में ब्लैक होल का सिद्धांत है। ब्लैक होल के संबंध में हमारी वर्तमान समझ उनके सिद्धांतों पर आधारित है। 1974 में ब्लैक होल इतने काले नहीं, इस शीर्षक से एक शोध पत्र प्रकाशित किया हॉकिंस ने। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर दर्शाया कि ब्लैक होल अल्प मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि ब्लैक होल में उत्सर्जित होने वाला जो विकिरण है, रेडिएशन है, वह क्वांटम प्रभाव के कारण धीरे धीरे बाहर निकलता है। इस विकिरण प्रभाव के कारण ब्लैक होल अपना मास यानी द्रव्यमान लगातार खो रहा है और उनसे ऊर्जा का भी क्षय होता है। यह प्रक्रिया लंबे अंतराल तक चलने के बाद आखिरकार ब्लैक होल जो है वो क्या हो जाता है, वो अपना खत्म हो जाता है। कम मात्रा में ब्लैक होल बहुत तेजी से विकिरण का उत्सर्जन करके वाष्प बन जाते हैं। ये उनकी खोज थी। और 2001 में भारत आए थे स्टीफन हॉकिंग 16 दिन की यात्रा पर, और उनकी दूसरी भारत यात्रा थी। इसके पहले 1959 में भारत आए थे। उनकी दूसरी यात्रा ने भारत के आम लोगों को इस भौतिक विज्ञानी से परिचय कराया। जब इस दौरान उन्होंने कई अकादमिक संस्थानों के आयोजनों में शिरकत की, उन्होंने भारतीयों के गणित और भौतिकी के ज्ञान की तारीफ की। इस यात्रा के दौरान मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में इंटरनेशनल फिजिक्स सेमिनार के दौरान अपनी रिसर्च के लिए उन्हें पहले सरोजनी दामोदरन फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। और एक क्वेश्चन है, 14 मार्च 2018 को प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया। उनके द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बिग बैंग। और सही उत्तर है बी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम।
तो ये क्वेश्चन आता है कि स्टीफन हॉकिंग को कौन सी बीमारी थी, लगातार वे व्हील चेयर पर 55 साल रहे। ये जानना जरूरी हो जाता है कि उनके बीमारी का नाम क्या था। उनके बीमारी का नाम था मोटर न्यूरॉन डिजीज, MND। और ये असाधारण स्थिति है जो दिमाग और तंत्रिका पर असर डालती है। इससे शरीर में कमजोरी पैदा होता है जो वक्त के साथ बढ़ती जाती है। यह बीमारी हमेशा जानलेवा होती है और जीवन काल सीमित बना देती है। हालांकि कुछ लोग ज्यादा जीने में कामयाब हो जाते हैं। हॉकिंग के मामले में ऐसा ही हुआ। इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे इलाज मौजूद हैं जो रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने वाले इनके असर को सीमित बना सकते हैं। और इस प्रकार आज का यह वीडियो आपको आधारित है 3 महान लोगों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आइंस्टीन, दूसरा कार्ल मार्क्स और तीसरे जो हैं वो हैं आपके स्टीफन हॉकिंग। और आज 14 मार्च का दिन है और इसलिए इत्तेफाक है इस 14 मार्च को समझने का। आइंस्टीन का जन्मदिन, कार्ल मार्क्स का निधन और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का भी निधन। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपेक्षा यह है कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे दोस्तों के बीच में, ताकि सब लोग इन वैज्ञानिक हस्तियों के बारे में जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।